हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग यूनिट 2 का दूसरा पार्ट कवर करेंगे और अगर आपने यूनिट 1 और 2 नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब होता है कि गाँव का विकास। अब गाँव का विकास कैसे होगा, वहाँ के एरिए को अच्छा बनाएँगे जब हम लोग, जो एग्रीकल्चर लेवल है उसको बढ़ाएँगे, एजुकेशन अच्छी होगी, पानी वगैरह अच्छा मिलेगा, ये सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाएँगी गाँव में, तो वहाँ का विकास हो जाएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, ऑफ़न रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड सेपरेटली पॉपुलेटेड एरिया। यानी जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं, उनका क्या करना है, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, गरीबी जो है उसे दूर करना है, ये सारी चीज़ें जहाँ होगी वहाँ पर क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। ट्रेडिशनली रूरल डेवलपमेंट वाज सेंटर एंड मिसयूज ऑफ लैंड इन एक्सट्रीम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। गांव के लोगों को ये बताना होगा कि जो हम लोग ट्रेडिशनली करते आए हैं, जैसे जमीन का गलत यूज करना और जो हमारा वन है यानी कि जो जंगल वगैरह उसको काटना, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। हमें सही तरीके से अपनी ज़मीन को यूज़ करना है। और दोस्तों देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो फॉरेस्ट्री पर डिपेंड है। तो हाउ वे टुडे इंक्रीज द अर्बन एंड चेंज इन ग्लोबल प्रोडक्शन। क्या हो रहा है दोस्तों, दिन पे दिन जो गांव है वो अर्बन बनता जा रहा है और जिससे ग्लोबल चेंजिंग बहुत आ रही है। असमय बारिश होना और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा धूप यानी गर्मी बहुत हो रही है, कहीं ठंडी बहुत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेराइजेशन से हो रहा है, यानी कि जंगल को जो लोग काट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब बढ़ रही है तब जाके इन सारी चीज़ों को बताना है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जंगल को नहीं काटना चाहिए। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएँगी, वही हमारा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा। 1/3 रूरल इंडिया इन स्टिल बिलो ऑन पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो 1/3 लोग हैं वो क्या करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो उनको ऊपर उठाना है गवर्नमेंट के द्वारा और जो नए-नए स्कीम आते हैं उसके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें करना है। रूरल डेवलपमेंट इन टर्म दैट कंसीडर एक्शन टेकन फ्रॉम द डेवलपमेंट रूरल एरिया इम्प्रूव द इकोनॉमी। अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब रूरल डेवलपमेंट में जो फैक्टर होते हैं, जो डिपेंड करता है, वो सबसे पहला होता है एजुकेशन। देखिए दोस्तों, जब शिक्षा बढ़ेगी तो लोग नए-नए आइडियाज़ लाएँगे, नए-नए चीज़ें बनाएँगे। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइज़ेशन, लोगों की हेल्थ में सुधार किया जाएगा, सैनिटाइज़ किया जाएगा, साफ पानी वगैरह मिलेगा। वुमन एम्पावरमेंट, यानी जो औरतें हैं उनकी उनका सशक्तिकरण कराया जाएगा, यानी उन्हें अपनी शक्तियों को पहचान कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ़ खाना बनाएँ और सिर्फ़ घर का काम-काज संभालें, वो बाहर का काम भी अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारा क्या आता है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। फैसिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नए-नए चीज़ें बनाई जाएँ, नए-नए बीज लाए जाएँ, ये सारी चीज़ें लाई जाएँ। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी उन्हें कोई पैसे देने वाला हो, लोन वगैरह देने वाला हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बने। अब हमारा जो है गिव द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इम्पोर्टेंस दोस्तों आप जान ही गए हैं, जो कि लोग क्या, रूरल एरिया जो है उसे सही करना है, वहाँ के लोगों का खान-पीन सही करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऊपर मैंने बताई, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। The primary task decrease the famine and exceed roughly about 70% of rural population and make sufficient and healthy food available। क्या है ना कि देश के 70% लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो उसको क्या करना है, डिक्रीज़ करना आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड कराना है। और दोस्तों जब हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक क्वालिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हमारी आएँगे रूरल डेवलपमेंट में। द सेकेंडरी टास्क टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथिंग एंड, क्या है ना दोस्तों, आप लोग सुने ही होंगे कि एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बहुत ज़रूरी होता है। तो गाँव के लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्लॉथिंग, फुटवियर, मकान, अच्छी शिक्षा,
मेडिकल अटेंशन यानी हेल्थ की बातें, ये सारी चीज़ भी यहाँ पर भी लागू होती है, यानी ये इम्पोर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट का। जब रूरल डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें इसमें फैक्ट करेंगी यानी प्रभाव डालेंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब ऑब्जेक्टिव क्या है रूरल डेवलपमेंट का वो देखते हैं। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेरी रूरल, क्या है ना कि जब अच्छे से खेती वगैरह होगी तो अच्छा-अच्छा अनाज भी आएगा, खूब ज़्यादा आएगा, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्विक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो गरीबी रेखा है वो दूर होगी और क्या होगा कि लोग अच्छे-अच्छे से रहेंगे, अच्छा-अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी मिलेगा, रूरल रोड यानी गाँव की सड़कें अच्छी हो जाएँगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रूरल यानी गाँव का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो लोगों को जो बेरोज़गारी वाली समस्या है ना, वो दूर हो जाएगी। अब देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं गाँव का विकास करने के लिए, वो देख लेते हैं। देयर आर नो यूजुअली एक्सेप्टेड अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट, यानी कि क्या है कि कोई ऐसी किताब नहीं बनाई गई कि हाँ, ठीक है इसी तरीके से हमें गाँव का विकास करना है। बस ये है कि समय, स्थान जैसा होगा वैसे-वैसे वहाँ पर कार्य करना है। तो यहाँ पर टाइम, स्पेस एंड कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई किताब में लिख दिए, हाँ ठीक है, यहाँ ऐसे ही चलेगा। हो सकता है दोस्तों वो मैदानी एरिया में चले, रेगिस्तानी एरिया में ना चले या पहाड़ी एरिया में ना चले। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब बना दी, हाँ इसी तरह विकास होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। क्या करना है हमें, वहाँ का माहौल देखना है, वहाँ का कल्चर देखना है, समय देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वहाँ का विकास कराना है। तो है द टाइप ऑफ अप्रोचेस, जो पिछला अप्रोचेस हमने बताया है वही सब अप्रोचेस हैं। तो बोर्ड फ्रंट अप्रोच, सेक्टर अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस अपना के हम लोग को क्या करना है, गाँव का विकास करना है। टारगेट अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच, रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ सेंटर अप्रोच, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, टैगोर अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा ही है। सबसे बड़ा जो है ना दोस्तों, आपको दूसरे यूनिट, 5वीं यूनिट और कई जगह ये मिलेगा गांधीयन अप्रोच, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड फ्रंट डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ पंचायत राज वेयर डिस्क्राइब एज ए बोर्ड फ्रंट डेवलपमेंट, यानी ये पंचायती राज में डेवलप किया जाता है। एंड इसमें क्या-क्या आता है दोस्तों, तो मेजर स्फेयर लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, सेम सबका गाँव का विकास का जहाँ भी बात होगी दोस्तों, सेम वही चीज़ें आएँगी। तो आप सब में एक ही चीज़ लिख सकते हैं। The Community Development Program (CDP), the National Extension Service (NES), initiated on 1952, fell under this approach. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया था 1952 में, और किसके अंदर चलाया गया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत था। उसके बाद है द थाउ सेड बी दाऊ सेड बी एज द होलिस्टिक अप्रोच डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड, यानी जैसा लोगों ने आशा किया था ये वो उतना सक्सीड नहीं हुआ। It could not make dent of social fabric of existence. The criticize also point out it brought out great disparity between rich and poor. It hardly touched problem meeting a felt need in the people. It felt the bragging about the process of modernization through social education. दोस्तों ये जो बनाया गया था ये अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। ये गरीबी अमीरी में फ़र्क दिखाया, यानी गरीबी अमीरी को एक साथ नहीं ला पाया। ये क्या किया कि ये अच्छी तरीके से एजुकेशन जो देना था, सोशल वर्क करना था, सोशली लोगों को जगाना था, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया। लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, क्या है ना गाँव के लोग भी अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए इस प्रोग्राम में, तो इस वजह से ये प्रोग्राम सही से चला नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि सेक्टरल अप्रोच जो है, सेक्टरल डेवलपमेंट प्लानिंग इंडिविजुअल सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सेम वही चीज़ है दोस्तों, बार-बार मैं नहीं कहूँगा। एंड इट अप्रोच एडवोकेट कंट्रोलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसका अप्रोच था कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप करना। और by 1916 situation was rather critical and food front the need of great concentration of food
Productivity-led strategy, locating potential sector well in a district in area capable of yielding higher skill production। 1960 में एक ऐसा सिचुएशन आया कि लोगों के खाने के लिए दिक्कतें होने लगी, जो लोग इसमें रहते थे, और लोगों का जो प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया। More attention was paid improving productivity per acre and now extensive acres. For this purpose, extensive agriculture development program and intensive area program were launched। इसके बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी चलाया गया। Both IADP and आप constitute landmark in the development of agriculture। दोनों ने कंसिडर तो किया और एक लैंडमार्क सेट किया, किसमें, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। द प्रोग्राम प्लेस्ड एग्रीकल्चर क्वालिफाई डिफरेंट फुटिंग विथ वाइड रेंजिंग एग्रीकल्चर रूरल सिनारियो। ये प्रोग्राम रूरल सिनारियो के अंतर्गत चला। क्या बोलते हैं, पद पंकज, यानी उनके क्या होता है, जैसे कि एक को देख के दूसरे का चलना, तो उस तरह से ये चला, थोड़ा ठीक ठाक चला। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच ये होती है दोस्तों, एक को देखकर दूसरे को पार्टिसिपेट करना, यानी कि जहाँ पर काम हो रहा है तो एक दूसरे लोग एक काम कर रहा है, फिर उसके साथ दूसरा आके मिलके ऐसे करते थे। तो द कंसेप्ट ऑफ बीन डेवलप ऑफ पार्टिसिपेट डेवलपमेंट। पार्टिसिपेट डेवलपमेंट इज प्रोसेस थ्रू द स्टेक होल्डर्स, यानी कोई साहूकार यानी पैसे वाला होता था, इन्फ्लुएंस द शेयर कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ओवर द डिसीजन रिसोर्स अफेक्टेड देमसेल्फ। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्रोसेस इंगेज लोकल पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट था जो दोस्तों, वो एक लोकल एरिया के लिए होता था। जैसे कोई गांव का बड़ा आदमी है, उसने क्या किया, कुछ पैसे देकर रोड बनवा दिए, नल गड़वा दिया, ये सारी चीज़ें, ये सब पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंदर आ जाता था। PD use local decision making capacity, steer and define the nature of invention। PD aims to achieving localized capital communication flows and skill development locally। ये क्या था ना दोस्तों, जो गांव के एरिया, लोकल एरिया में था, उसमें स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें कराना आता था, किसमें, पार्टिसिपेटरी अप्रोच में, यानी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में। PD gives new self confidence through the community can engage। ये क्या करता था, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट लोगों को इंगेज करता था, मोटिवेट करता था कि आओ शामिल हो जाओ और ये वर्क करो, तो लोग करते थे। हमारा जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। एरिया डेवलपमेंट भी सेम है दोस्तों, पार्टिसिपेटरी अप्रोच की तरह है, बट ये क्या है कि ये एक एरिया पे डिपेंड करता है, ये पूरे गांव पे या पूरे कस्बे पे नहीं डिपेंड करता था, ये पूरे सिर्फ एक एरिया पे डिपेंड करता था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एरिया के थोड़े से अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एरिया की नाली वगैरह साफ सफाई, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इस तरह का जो अप्रोच होता है वो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड टारगेट अप्रोच भी सेम ऐसे होता है, बट ये क्या होता है कि एक सेक्टर या एक एरिया को टारगेट कर लिया जाता है कि हाँ इसे ही सही करवाना है, ये बहुत गलत जगह है। तो ये सब अप्रोच जो आता है वो टारगेट अप्रोच के अंतर्गत आता है। अब टारगेट अप्रोच में मैनी प्रोग्राम ऑफ टारगेट अप्रोच लाइक ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट यानी पहाड़ी एरिया का डेवलपमेंट कराना, प्रोन एरिया डेवलपमेंट, डिजर्ट डेवलपमेंट यानी जहाँ पर बहुत सारे धूल धक्कड़, यानी कि राजस्थानी एरिया, वहाँ पर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब आते हैं क्या, टारगेट एरिया अप्रोच के अंतर्गत। बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है, बेसिक नीड्स का अप्रोच मतलब दोस्तों, द बेसिक नीड अप्रोच गिव्स अ प्राइमरी नीड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पुअर एंड सेंट्रल कर, यानी कि जो लोग गरीब लोग हैं ना, उनकी बेसिक नीड क्या है, जैसे खाना, अच्छा खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ों को डेवलप कराना किस में आता है, बेसिक नीड के अप्रोच के अंतर्गत। Therefore, contemporary following development strategy, reducing poverty, inequality, promoting growth, employment, सेम दोस्तों वही है कि लोगों का ग्रोथ कराना, गरीबी को कम कराना है, इक्वल बताना कि हाँ सारे लोग एक समान हैं, उनका ग्रोथ कराना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब आता है हमारा किसके अंतर्गत, बेसिक नीड के अंतर्गत। द बेसिक नीड कंसेप्ट वाइडर स्कोप एंड कवरिंग पर्सनल सोशल कंजप्शन, सेम वही पॉइंट है दोस्तों। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP इन इंडिया इंट्रोड्यूस 1974। MNP जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बेसिक नीड प्रोग्राम में हुई थी एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर टू ऑफ फिफ्थ प्लान पीरियड। ये पहले ही साल में 5वां प्लान इनका था,
And the fifth plan purpose of MNP with the objective of establishing network and basic service facilities, social consumption area up to nationally accepted from the specific way. ये क्या था ना कि जो लोकल एरिया था, सोशल एरिया था एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ कराना, वो भी नेशनल लेवल पे जो लोगों को स्वीकार हो, ऐसे काम कराते थे लोग एमएनपी के अंदर। इट इज essential program investment in human resources development that seek and improve consumption those living below poverty यानी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे उनको उनका डेवलप कराना, उनकी बीमारियों को दूर करना, ये सारी चीज़ें आती थी हमारी एमएनपी के अंतर्गत। और एमएनपी दोस्तों किसके अंदर आता था? सेल्फ बेसिक नीड अप्रोच के अंतर्गत दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेशन अप्रोच इन रूरल डेवलपमेंट, ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा। इसका मेन उद्देश्य था कि रोजगार लोगों को देना, जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें थी, तो ये इसमें आती है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच, द एरिया डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ लार्ज फेल्ड एड्रेस इन क्वेश्चन इन इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट इनकम। क्या है ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये है कि जब बहुत से लोग मतलब करते थे, बहुत से ग्रुप में लोग डेवलपमेंट की बातें करते थे, तो उसमें कुछ लोग छूटे रह जाते थे, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आती थी। तो क्या हुआ ना, इंटीग्रेटेड मतलब स्वयं का डेवलपमेंट करना। लोगों को ऐसा अप्रोच दिलाया है कि आप स्वयं का डेवलप करिए। आप स्वयं का जब डेवलप करेंगे यानी आप अच्छे से पैसा कमाएँगे, तो आप अच्छा घर बनाएँगे, अपने एरिया की साफ-सफाई करेंगे, अपने एरिया को साफ-सुथरा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ जब होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपके जब आप अच्छे होंगे तो आपके गाँव का भी विकास होगा। The Indian economic social structure characterized by widespread poverty, poor health condition, literacy, exploitation, inequitable disturbance, land and lack infrastructure, public utilities। ये सारी चीज़ें हमारी सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, पुअर हेल्थ कंडीशन, लिटरेसी, जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये स्वयं का विकास करना होता है। जब आप स्वयं का विकास करेंगे तो इंडिया का विकास होगा, गाँव का विकास होगा। अब ग्रोथ सेंटर अप्रोच ये देख लेते हैं। इट मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट द बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल इक्वल एक्सेसिबिलिटी दिस अप्रोच ब्रिंग ऑल फैसिलिटीज सर्विस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद इजी रीच ऑफ द पॉपुलेशन। ये इक्वल एक्सेसिबिलिटी के अंतर्गत काम करता था, मतलब प्रिंसिपल जो इसका रूल था, बेसिक रूल इक्वल एक्सेसिबिलिटी। ये अप्रोच लोगों बेसिक फैसिलिटी सर्विस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाता था। द ग्रोथ सेंटर एक्वायर्ड फॉलोइंग फैसिलिटी, क्या था इसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी। पहला क्या था? ट्रेनिंग सेंटर इम्पैक्ट पार्सल, नए नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाते थे एग्रीकल्चर के लिए, रूरल इंडस्ट्री के लिए, मोबाइल ट्रेनिंग दिया जाता था, मार्केटिंग कैसे की जाती है ये सारी चीज़ें बताते थे, फार्म यानी फार्मिंग कैसे की जाती थी, कटेज वगैरह कैसे बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट एंड ग्रास नर्सरी प्रोवाइड फ्रूट फूल, यानी गांव के लोग कैसे फॉरेस्ट्री करें, कैसे घास उगाएं जिसका यूज़ हो सके, फल कैसे यूज़ हो सके, तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती थी। डेवलपमेंट स्कूल बेस्ड ऑन द अर्निंग विल लर्निंग, यानी पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों कैसे अर्न किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आती थी ग्रोथ सेंटर अप्रोच में। हमारा है कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच यानी CDD अप्रोच। इट डिराइव द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। ये क्या होता था दोस्तों? एक कमेटी बना दी जाती थी 4-5 लोगों की, 10 लोगों की, और उसके द्वारा ये चलाया जाता था। कम्युनिटी आर द बेस्ट जजेस हाउ देयर लिव्स इन लाइवलीहुड कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इफ प्रोवाइड एडुकेट रिसोर्स इन्फॉर्मेशन दे कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ प्रोवाइड देयर इमीडिएट नीड। यानी ये कमेटी क्या करती थी? जो इमीडिएट तुरंत की ज़रूरतें होती थी उसे ये प्रोवाइड कराती थी। एंड अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाय ट्रेनिंग पुअर पीपल एसेट पार्टनर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये भी सेम दोस्तों वैसा ही वर्क था, लोगों को ट्रेनिंग देती थी गरीब लोगों को, और बेसिक एनजीओ वगैरह द्वारा प्रोग्राम भी चलाते थे ये लोग, सेंट्रल लेड एनजीओ बेस्ड प्रोग्राम। एनजीओ का काम क्या था कि बेसिक नीड जो ज़रूरत थी लोग गाँव वालों की, वो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। CDD कैन आल्सो सपोर्ट बाय स्टैंडिंग ऑफ फाइनेंसिंग कमिटी ग्रुप। ये क्या करता था? CDD जो होता है पैसे वगैरह के लिए भी सपोर्ट करता था, जिसके लिए वो अलग अलग पॉलिसी वगैरह लाता था। अब हमारा जो है
रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट टैगोर अप्रोच, वही दोस्तों श्री निकेतन अप्रोच है। अब श्री निकेतन अप्रोच आपने देख ही लिया था। फर्स्ट फेज़ रूरल रिकंस्ट्रक्शन ईस्ट बंगाल है। जो श्री निकेतन अप्रोच है वो आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, सिंपली सा वही है। फिर रूरल बैंक, यानी गाँव में एक ऐसा बैंक खोला गया था, जो इंटरेस्ट वगैरह देता था, तो इसमें देख लेते थे। द कंसेप्ट ऑफ रूरल बैंक ऑक्युपाई वेरी सिग्निफाइड प्लेस ऑफ टैगोर रूरल कन्वर्जन प्रोग्राम। गाँव के लिए एक ऐसा बैंक बनाया गया था जिससे गाँव के लोग अपना पैसे रख सकते थे, ले सकते थे। वेल एक्टिंग जमींदार वी ऑब्जर्व्ड इन द मैन। ये दोस्तों जो ये रूरल बैंक का आइडिया आया था वो जमींदार लोगों को देखकर आया था। क्योंकि जमींदार लोग क्या करते थे ना कि एक बार आप पैसे उनसे ले लिए, तो आपको पता ही नहीं चलता था कितना आपको उनको इंटरेस्ट देना है। आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती थी, मतलब गाँव के लोगों की ज़िंदगी खत्म हो जाती थी इंटरेस्ट भरते-भरते। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये लाया गया था रूरल बैंक। टैगोर एस्टेब्लिश पतिसर बैंक 95, यानी 1905 में टैगोर जी ने एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था पतिसर बैंक। श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, ये तो मैंने अच्छे से आप लोगों को पिछले में समझा दिया है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, सेम वही पॉइंट है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव के एरिया में इंडस्ट्री वगैरह कैसे लगाया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो द फील्ड ऑफ नेसेसरी रिवेल्डेशन कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेन एंड लोकल विलेज यूथ सो दे कुड मेक द न्यू इनोवेशन। जो वहाँ की यूथ हो, गांव के यूथ है, उनसे नया नया इनोवेशन कराना, ये सारी चीज़ें रूरल इंडस्ट्री में थी। विथ दिस आइडिया सेट अप शिल्पा भवन एंड शांति निकेतन। इस आइडिया पे काम करते हुए उन्होंने शिल्पा भवन एंड शांति निकेतन की स्थापना भी की थी, ये मेन पॉइंट है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, उन्होंने क्या किया था गाँव के एरिया में ना इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया था। तो देख लेते हैं इंस्टीट्यूट में क्या होता था। द इंस्टीट्यूट मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्री डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज, मेन नेमली रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। यानी रिसर्च भी आप कर सकते थे, वहाँ पर जानकारी ले सकते थे और पढ़ भी सकते थे। रूरल लाइब्रेरी, गाँव से रिलेटेड उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। और द यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय टैगोर, ये लाइब्रेरी टैगोर के नाम से जानी जाती थी, पहचानी जाती थी। सो फार वेरी बिगनिंग वाज सेंट्रल लाइब्रेरी लर्निंग एंड रिसर्च, उन्होंने एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनाई थी जहाँ पर आप सिंपली लर्न कर सकते थे और रिसर्च कर सकते थे। और अनदर लोकल लाइब्रेरी टू सर्व लोकल पीपल ग्रो इंटरेस्ट एंड रीडिंग। उन्होंने लोकल लाइब्रेरी बनाई थी जहाँ पर अगर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ सकते थे। फिर हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों गांधीयन अप्रोच, ये आपका 5वें यूनिट में भी मिलेगा, कई जगह ये मिलता है तो इसको देख लेते हैं। गांधीयन अप्रोच ऑफ रूरल डेवलपमेंट अटैच सुप्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यू। गांधी जी क्या थे ना, वो बड़े मोरल विचार के थे, यानी धार्मिक विचार के थे, तो वो वैसा ही विकास चाहते थे। इट गिव प्राइमरी मोरल वैल्यूज एंड मटेरियल कंडीशन। द गांधीयन बिलीव सोर्स मोरल वैल्यूज ऑफ जनरल रिलीजन उपनिषद एंड गीता। गांधी जी का कहना था ना कि आप गीता और उपनिषद पढ़िए और उसके अनुसार काम करिए, जो कि अभी तक चला आ रहा है दोस्तों। गीता और उपनिषद काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़कर बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो गांधी जी भी वही कहते थे। द कंसेप्ट रामायण रामा राज्य इज बेसिस ऑफ गांधी जी आइडियाज एंड आइडियल सोसाइटी। राम राज्य का बेसिक आइडिया जो है वो गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी डिफाइन राम राज्य सोवर्डिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द मोरल अथॉरिटी। गांधी जी कहते थे ना कि आप लोग एक साथ रहेंगे, भाई बंधुता के साथ रहेंगे तो आप लोग अच्छे से रहेंगे। अब उनके उसमें क्या आता था आइडियल विलेज, यानी कि एक आदर्श गाँव। आदर्श गाँव कैसे होगा, जब वहाँ पर क्या होगा, विकास होगा, वहाँ के लोग अच्छे से रहेंगे, आइडियोलॉजी में, ये सारी चीज़ें थी। वहाँ की गरीबी दूर होगी, वहाँ की बैंक सुविधा होगी, पानी-पीने, ये सारी चीज़ें जहाँ होगी तो वो आदर्श गाँव होगा। जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है एजुकेशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, खाने-पीने से रिलेटेड, ये सारी जब दूर हो जाएँगी तो वो क्या हो जाएगा, एक आइडियल गाँव। तो गांधी जी आइडियल गाँव को सपोर्ट करते थे। और डिसेंट्रलाइजेशन, गांधी firmly believe in the village republic can be built only through the decentralized social and political power। गांधी जी क्या चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज हो गाँव का,
इन सच ए सिस्टम डिसीजन मेकिंग पावर बी विजिटेड इन विलेज पंचायत, इसलिए उन्होंने विलेज पंचायत को बनाया था कि विलेज पंचायत क्या करे, गांव में निर्णय ले सके। क्या होता है ना, छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा वसूल लिया जाता है, जो आजकल होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए गांधी जी ने पंचायत बनाई थी। छोटा मोटा झगड़ा का निपटारा वहीं हो जाए बिना पैसे के। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब लोग सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट करें, लोग डिपेंड ना रहें, क्लास वगैरह मतलब जो अपनी बेसिक नीड है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, जो कि यहाँ पर सिंपली मेंशन है दोस्तों। लोग अपने भूमि का यानी अपने ज़मीन का सही यूज़ कर सकें। अब उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगिता, यानी गांव में नए नए उद्योग लाए जाएं, जो हमारे युवा पीढ़ी है वो नए नए उद्योग जनरेट करें, नए नए आइडिया लाएं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लोग एम्प्लॉय हों। तो ये सारी अप्रोच क्या थे, गांधी जी की थी। According to Gandhi, there would be objective of villager using the modern machine tools and गांधी जी चाहते थे कि लोग नया नया मशीन यूज करें। क्या है ना, गांव वाले सोचते हैं कि मशीन ला देंगे, नए नए मशीन लाएंगे तो वो सही काम करेगी कि नहीं काम करेगी, पता नहीं कैसे काम करेगी, ये सारे विचार आते हैं लोगों के मन में, तो उसको दूर करना चाहते थे गांधी जी। ट्रस्टशिप, विश्वास, देखिए दोस्तों विश्वास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिलेशन निभाना हो। तो गांधी जी भी यही कहते थे कि विश्वास करिए, आप एक दूसरे पे विश्वास करिए, ये सारी चीज़ें थी। एंड गांधी जी एम्फसाइज्ड प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर, गांधी जी सोशल और इकोनॉमिक अफेयर के लिए भी क्या मानते थे, विश्वास बहुत ज़रूरी है। ही फॉर्मली बिलीव्ड दैट द ऑल सोशल पॉवर्टी शुड बी हेल्ड इन द ट्रस्ट, उनका कहना था कि पूरी जो समाज है ना वो एक विश्वास पे ही चलती है। तो ये सारे 5 पॉइंट हैं दोस्तों, आइडियल विलेज, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रस्टीशिप। ये आप ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाएगा, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ। एंड जो लास्ट है, डिस्क्राइब सी सुब्रमण्यम अप्रोच रूरल कम्युनिटी, ये भी दोस्तों सेम ऐसे ही, बस थोड़ा-सा फ़र्क है। जो सी सुब्रमण्यम थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ये लाया था। एंड इसका भी मेन उद्देश्य वही था कि सोशली विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोग अपने ऑक्यूपेशन के द्वारा अर्न कर सकें, पैसे कमा सकें। एंड जो गरीब लोग हों, सेम दोस्तों वही सारी चीज़ें पॉइंट है, मैं बार-बार नहीं बताऊँगा। जो मैं दूसरी पॉइंट अगर लगेगी वो मैं बता दूँगा। इट इज़ अ मल्टी लेवल एंड मल्टी सेक्शन कांसेप्ट, जो सी सुब्रमण्यम अप्रोच है, ये क्या है, मल्टी लेवल, मल्टी सेक्टर एंड मल्टी सेक्शन कांसेप्ट है। एज ए मल्टी लेवल कांसेप्ट इट इकोनॉमिक्स रूरल डेवलपमेंट वेरियस लेवल। क्या है ना दोस्तों कि इनका कहना था कि हम चार चौतरफा विकास करेंगे, जैसे नेताजी लोग अपने भाषण में नहीं कहते हैं ये हम चौतरफा विकास करेंगे, तो उसी तरह सी सुब्रमण्यम का मानना था कि हमारा जो विकास होगा वो चारों तरफ होगा, तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो या गांव लेवल पे, सब तरीके से विकास हो। और इनका मेन टारगेट जो था वो था क्या, कि वीकर जो लोग, कमज़ोर लोग हैं, गाँव में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेबर है, जिनको खाने की सुविधा नहीं है, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहते थे। तो दोस्तों ये रहा दूसरी यूनिट का, तीसरे यूनिट की वीडियो जल्द ही मैं लाऊँगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं यानी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं तीसरे यूनिट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।